हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का हमारा जो पहली बुक है, पहली बुक का हम चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, ईंटें, मनके और अस्थियां। आज मैं आपको फुल चैप्टर कराने वाला हूं और चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से देखना है। वीडियो को इसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और जहां से भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे आपको जो चैप्टर के नोट्स होते हैं, जो PDF होती है, यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। आप यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करके और फाइल्स वाले ऑप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और हमारी मेन वेबसाइट है जो एकलव्य स्टडी पॉइंट, यहाँ पे आप डिटेल में नोट्स पढ़ सकते हो। यहाँ पे आने वाले टाइम पे सभी सब्जेक्ट के नोट्स, MCQ वगैरह A to Z आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाया करेंगे। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। और आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे टाइम निकाल के रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। हड़प्पा सभ्यता पे अपना ये चैप्टर है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंधु नदी थे उसके किनारे बसी हुई ये सभ्यता थी। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसकी खोज कैसे होती है, देखिए इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या होता है कि जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब पाकिस्तान जो था वो भी भारत का पार्ट होता था। तो पाकिस्तान वाले हिस्से में जो पंजाब आता है, ठीक है, उस पंजाब में देखिए, पंजाब जो है भारत में भी आता है और पाकिस्तान में भी आता है। पंजाब का कुछ हिस्सा बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, पहली बार रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो उसके लिए खुदाई का काम चल रहा था। तो मजदूर जो लोग थे वहाँ पे वो खुदाई कर रहे थे। तभी क्या होता है कि वहाँ पे उनको कुछ मजबूत और कुछ पक्की ईंटें मिलती हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो ईंटें हैं ये किस काल की हैं, ये यहाँ पे क्या रहा होगा। उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड ईंटें हो सकती हैं या कोई हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई चीज़ है भी। ठीक है, कुछ नहीं पता। वो ईंटों को वहाँ से ले जाते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हड़प्पा सभ्यता की ईंटें थी। बाद में जाके यानी सन 1921 में पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थान है। देखिए हड़प्पा कहाँ पे है, वर्तमान में देखें तो वो पाकिस्तान में, लेकिन उस समय में जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो वो भारत का ही पार्ट होता था। तो 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता की खोज हुई थी। दयाराम साहनी जो थे वो उन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, फिर 1922 में मोहनजोदाड़ो नाम की जो जगह है वहाँ पे खुदाई का काम हुआ, जिसको रखालदास बनर्जी ने करवाया था, यानी कि RD बनर्जी ने। इनको शॉर्ट में RD बनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब समझिए सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, आपको पता लग गया है। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि कभी कभी शॉर्ट में 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। देखिए इसकी जो खोज हुई थी ना, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी। तो हड़प्पा नामक जो नगर था ये सबसे पहले खोजा गया था। यहाँ पे पता लगा था कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, और ये खुदाई जो हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी? जॉन मार्शल। देखिए जॉन मार्शल जो थे एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी इन्होंने खुदाई करवाई थी। तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग लोगों ने इसकी खुदाई करवाई थी, लेकिन नेतृत्व किसका था? जॉन मार्शल का था। तो ये आपको समझ में आया, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं। अब बात करते हैं कि जो खुदाई करवाई थी तो कैसे पता लगा भाई कोई सभ्यता है। देखिए वैसे तो जब रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तब भी वहाँ पे सामान मिल गया था, ईंटें वगैरह मिल गई थी, लेकिन उस समय समझ ही नहीं पाए थे कि ये कब के काल की ईंटें हैं, इसका क्या महत्व है। वो बाद में पता लगा कि हाँ भाई जैसी ईंटें यहाँ पे मिल रही है ऐसी ईंटें तो पहले भी मिल चुकी है, यानी कि पहले भी हमें समझना चाहिए था। अब बात करते हैं कि जो उत्खनन होती है, उत्खनन हुआ था, जो खुदाई हुआ था, तो खुदाई के समय कुछ चीज़ें मिली थी। तो क्या क्या मिला था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें कुम्हार का चाक मिला था, मिट्टी के बर्तन मिले थे, मृद भांड कहा जाता है जिसको, मूर्तियाँ मिली थी, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े, उपकरण मिले थे, उपकरण जैसे कि मनके वगैरह बनाए जाते थे जिनसे, या फिर खेती के उपकरण भी मिले थे। अन्नागार, अन्नागार मतलब स्टोरेज होता है जहाँ पे हम अनाज का स्टोरेज करते हैं लंबे समय के लिए। ईंट मिली थी, मनके मिल गए थे, ठीक है, कई जगह पे आभूषण, अस्थियाँ मिली हैं, बाट भी मिले हैं, मुहरें मिली हैं। तो ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर खुदाई के दौरान मिली थी। और जो इतिहासकार होते हैं ना वो इन चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, एक जगह पे मिली हुई चीज़ को दूसरी जगह पे मिली हुई चीज़ों से कंपेयर करते हैं, तब जाके वो
कुछ समझते हैं, किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और इतिहास को लिखते हैं। अब बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। तो देखिए, इसको लेकर ना जो विद्वान हैं उन पे मतभेद है। सबने अपने अपने अनुसार इसका जो काल है वो अलग अलग बताया, लेकिन हमको क्या करना है, हमको याद रखना है एनसीईआरटी वाला। आपकी एनसीईआरटी जो है वो कहती है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो है 2600 बीसी से 1900 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व की बात कर रही है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बहुत साल पहले, 2 साल 3 साल पहले मुझे याद आ रहा है, किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करा था कि सर आपने ये तो गलत बता दिया, 2600 से 1900 कैसे होगा, 2600 से तो आगे 2700 2800 2900 ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आप उल्टा बता रहे हो। तो ये अगर डाउट आपके मन में है तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, बीसी और एडी में क्या डिफरेंस होता है इस पे। तो आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि बीसी और एडी क्या होता है, इसमें हम वापस बैक में क्यों जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से क्यों पढ़ते हैं। तो आप उस वीडियो को देखो, डिटेल में समझ जाओ। और नहीं समझना तो आप केवल इतना याद रखो, 2600 बीसी से 1900 बीसी, यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ये एनसीईआरटी कहती है, ठीक है, यही याद रखना है हमको। हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी भौगोलिक स्थिति समझते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। अगर इसको मैं वर्तमान में मैप में देखने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से त्रिकोणा आकार में बसी हुई सभ्यता थी, ठीक है। देखिए, ये भारत का नक्शा है, ये ऊपर आपको जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा दिख रहा है, फिर यहाँ से होते हुए आपका ये हरियाणा में भी गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से होते हुए आपका यूपी का हिस्सा भी इसमें कुछ आ जाता है, और नीचे महाराष्ट्र की तरफ आ गए मुंबई में, और फिर यहाँ से हम जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, जो कि बलूचिस्तान सूद कैंट कोर वाली स्थिति है। फिर यहाँ कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी होता हुआ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। यानी ये त्रिकोण आकार में, देखो अगर मैं इसको मैप में ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ मैप बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन आप समझ जाएंगे। तो ये त्रिकोण आकार में बसी हुई फैली हुई एक सभ्यता थी। अगर मैं बताऊं कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो देखो जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर में मांडा नामक जगह थी, वहाँ से लेकर वहाँ से होते हुए आलमगीर जो कि यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और बीच में आपका यहाँ पे हरियाणा भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से होते हुए फिर नीचे दैमाबाद, दैमाबाद बोले तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर दैमाबाद से होते हुए ये सूद कैंट कोर जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और उसके बाद का हिस्सा है। फिर यहाँ से होते हुए आपका ये पाकिस्तान का एरिया तो आएगा, यहाँ पे अफगानिस्तान का हिस्सा भी आ जाता है। यानी इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई ये एक सभ्यता थी। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ तक था। तो अब आपको आराम से समझ में आ गया कि भाई ये जम्मू कश्मीर में भी था, ये अफगानिस्तान में भी है, ये पाकिस्तान में भी फैली हुई सभ्यता थी, बलूचिस्तान, सूद कैंट कोर, ठीक है। इसके अलावा छोटी छोटी जगह जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, ये भी आ जाएगा, लेकिन हम मोटा मोटा समझ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे थी। तो ये बलूचिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, गुजरात, ठीक है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, इन सभी जगहों पर इसका विस्तार था, यानी फैली हुई सभ्यता थी। इसके बाद ये क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, कई बार आता है, देखो टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है कि जो हड़प्पाई लोग थे वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कौन से तरीके अपनाते थे, कैसे वो जीवन निर्वाह करते थे। तो देखिए कई सारे तरीके हैं, जैसे कि ये लोग क्या करते थे, अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते थे, खेती करते थे। फिर ये लोग पशुपालन भी किया करते थे, ठीक है, व्यापार भी करते थे, और ये लोग शिकार यानी कि आखेट संग्रहण वगैरह ये चीज़ें भी करा करते थे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे पॉइंट। अब इन पॉइंट को हम थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। कृषि की बात करें तो जो हड़प्पा के लोग थे ये खेती करते थे, और गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, ठीक है, तिल, बाजरा, चावल, ये सारी चीज़ें उगाते थे। चावल जो है वो काफ़ी कम मात्रा में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पशुपालन। पशुपालन, ये लोग पशुओं को पाला करते थे। 2 तरह के पशु होते थे इस समय में, एक जंगली पशु और एक जो पालतू पशु होते हैं। तो जो पालतू पशु हैं जैसे भेड़ हो जाती है, बकरी हो जाती है, भैंस हो जाएगी, मवेशी, सूअर, ऐसे ये जो जानवर हुआ करते थे इसको ये पालते थे ये लोग। व्यापार की बात करें तो हड़प्पाई लोग जो थे ये व्यापार भी करते थे। इनका व्यापार जो था वो भारत में तो होता ही था, मतलब जिस जगह पे फैली सभ्यता थी, क्योंकि देखो पाकिस्तान अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होता था, तो ये भारत ही मान के चलो, यानी कि भारत के अंदर तो इसका व्यापार था ही था, लेकिन इसका व्यापार जो था बाहर के देशों से भी होता था। जैसे मिस्र हो जाता है, इराक हो जाता है, ईरान हो जाता है, ओमान हो जाता है, यहाँ से भी इनका व्यापार हुआ करता था। शिकार, ठीक है, ये लोग जो थे ये शिकार भी करते थे। जानवरों की हड्डियां जो मिली हैं उसके साक्ष्य, मतलब जो जानवरों की हड्डियां मिली हैं उससे इतिहासकारों ने उसे एज ए साक्ष्य यानी एज ए सबूत यूज़ किया है, और उसको उससे अंदाज़ा लगाया कि ये लोग शिकार करते थे।
नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। देखिए बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो खेती करते थे, ये तो हमको कंफर्म है, मैंने आपको बता दिया। तो खेती करने में वो कौन सी प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है मशीन टाइप की या टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको वैसे तो अंग्रेजी में, ठीक है। यानी कि खेती के लिए वो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए उस समय में, ये बात है 5,000 साल पुरानी, तो उस समय में आज की तरह आधुनिक तकनीक तो नहीं थी। आज की तरह ट्रैक्टर वगैरह या जो मशीनें आज के समय में खेती में यूज़ करते हैं वो तो नहीं होती थी। तो उस समय में जो लोकल लेवल पे अवेलेबल होता था उसी से वो खेती करते थे, ठीक है। जैसे कि उस समय में क्या होता था, लकड़ी का हल होता था, लकड़ी का हल, ठीक है। लकड़ी के हल से ये खेत की जुताई करते थे। लोहे का हल नहीं होता था, यानी हल में लोहे की फाल नहीं होती थी, क्योंकि जो हड़प्पा के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा के बाद जो वैदिक सभ्यता आती है वहाँ जाके, ठीक है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जाके लोहे के बारे में जानकारी लगी थी, उससे पहले नहीं होती थी। तो ये हड़प्पा के लोग जो थे लकड़ी का हल जो था उससे इस्तेमाल करते थे, उससे खेतों की जुताई करते थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है कि पत्थर के फलक के औजार यूज़ करते थे ये लोग। पत्थर होता था, ठीक है, उससे नुकीला बना के उसका औजार बना के यूज़ करते थे। उसमें लकड़ी का मुट्ठा भी लगाया जाता था। मुट्ठा का मतलब यहाँ पे लकड़ी का जो जो पकड़ने वाला होता है ना, जो हिस्सा, उसको लगाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है नहरों और कुओं से सिंचाई करते थे। नहरों और कुएं से सिंचाई करने का मतलब है कि इनके पास सिंचाई के लिए यही संसाधन होते थे, या तो नहरों का इस्तेमाल करते थे या जो कुएं से पानी लिया करते थे। नेक्स्ट है वृषभ का उपयोग। वृषभ क्या होता है, वृषभ होता है बैल। अब जो खेतों में होती है जुताई तो बैल का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वृषभ, बैल। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए हड़प्पाई जो मुहर मिली है उस मुहर में जो बैल है इसके बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पाई निवासी जो है वो खेत जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल करते थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ये जैसे कि चोलिस्तान पाकिस्तान हो गया, बनावली हरियाणा में, यहाँ पे मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले। मिट्टी के हल के प्रतिरूप का मतलब है मॉडल टाइप का, जैसे खिलौना टाइप का बना हुआ मिला है। तो इससे ऐसा अंदाजा लगाया गया कि ये लोग क्या करते थे, ये हल का इस्तेमाल भी करते थे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लकड़ी का हल होता था, तो मिट्टी का हल का मतलब है उसके मॉडल बने मिले। इसका मतलब ये मत सोचो कि मिट्टी के हल से जुताई होती थी, जुताई तो लकड़ी के हल से ही होती थी, लेकिन उसके मॉडल मिले, जैसे खिलौना टाइप का नहीं बना देते उस तरीके से। नेक्स्ट है जुते हुए खेत। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखिए ये जो राजस्थान है, राजस्थान में एक जगह है कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन में जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक साथ यहाँ पे दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, ऐसा अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। औजार की बात करें तो लोग जो है फसल की कटाई के लिए पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे, जिस पर लकड़ी के हत्थे लगते थे, ठीक है। हत्थे मतलब मैंने आपको शुरू में बताया, जैसे मान लीजिए पत्थर का औजार है। अब इसमें क्या करते थे, यहाँ पे जो हाथ से पकड़ने वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या करते हैं, लकड़ी का बनाते थे, जिसे आसानी से पकड़ा जा सके और हाथ में कोई चोट ना लगे, क्योंकि पत्थर जो होता है वो नुकीला भी होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है। अगर पत्थर को पकड़ोगे और उससे काम करोगे तो हाथों में छाले पड़ जाएंगे, लेकिन लकड़ी होगी तो फिर वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती है। आगे चलते हैं, सिंचाई को समझते हैं। देखिए सिंचाई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंचाई जो होती थी वो नदी और नहर से होती थी, यहाँ तक कि कुओं से भी पानी लिया जाता था। और अफगानिस्तान के जो शोतुगई है यहाँ पे नहरों के भी सबूत मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है ऐसे कि अफगानिस्तान के शोतुगई से नहरों के सबूत मिले थे, तो यहीं से आपका शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन बना दिया जाता है। जलाशय की बात करें तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे कुएं से पानी लिया जाता था, और धौलावीरा जो है यहाँ पे जलाशय के कुछ सबूत मिले हैं। शायद ऐसा माना जाता है कि इनका प्रयोग जो है वो खेती के लिए ही किया जाता होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं मोहनजोदाड़ो पे। मोहनजोदाड़ो जो है इसकी बस्तियां जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी। एक तो दुर्ग कहा जाता था, दूसरा निचला शहर कहा जाता था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, दुर्ग की बात करें तो दुर्ग को समझिए। देखिए दुर्ग जो होता था ये छोटा नगर था, यानी छोटे से एरिया में बसा हुआ था, लेकिन ये ऊंचाई पे बनाया गया था। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ बनी संरचना जो है वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पे थी। दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था, और ये दीवार जो थी इसको निचले शहर से अलग करती थी। इतना आपको समझ में आया, अब मैं समझाता हूँ। देखिए क्या था कि पहले ना ईंटों का एक चबूतरा बनाया गया, यानी ईंटों से ऊंचाई करके एक चबूतरा बनाया गया। उस चबूतरे के ऊपर फिर इन्होंने घर वगैरह जो भी चीज़ें थी वो बनाई। यानी कि चबूतरा ऑलरेडी क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, और उस पर अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, ये एक तरह से आप ये लगा लो, ये चबूतरा जो है ये नींव का काम करता था, ठीक है।
तो इस तरीके से ये जो दुर्ग होते थे ये अपने आप ही ऊंचाई पे हो जाते थे। ये छोटे से एरिया में बसा हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह में नहीं बसा था। चारों ओर से इसको दीवार से भी घेर रखा था, यानी पैक कर रखा था। आप ये मान लो चारों साइड से चार दीवारी करी हुई थी, बाउंड्री करी हुई थी। इसकी वजह से क्या होता था, ये अपने आप ही अलग दिखता था। किससे अलग दिखता था? जो निचला शहर था उससे अलग दिखता था। दुर्ग पे जो संरचना बनी हुई थी इसका प्रयोग ऐसा माना जाता है कि ये शायद जो विशिष्ट काम होते थे ना, विशिष्ट काम जैसे पूजा पाठ या फिर कोई अन्य काम, उसके लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन हो गया, कोई फंक्शन हो गया, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता था। नॉर्मली यहाँ पे इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं था। तो ये दुर्ग हो गया। इसके बाद दूसरा आता है हमारा निचला शहर। निचला शहर जो था, यहाँ पे लोग जो थे वो रहते थे। यहाँ पे आवासीय भवन थे। आवासीय भवन मतलब जिसमें लोग रहा करते थे। निचला शहर जो था वो दुर्ग के मुकाबले में ज़्यादा बड़े क्षेत्र में था, क्योंकि देखिए बड़े क्षेत्र में था तो ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे रह सकती थी। और ये निचला शहर था तो ये थोड़ा नीचे बसा हुआ था। निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था, इसको भी दीवार से घेर रखा था। और यहाँ पे बहुत सारे जो भवन है उसको ऊंचे चबूतरे पे भी बनाया गया था। जैसे दुर्ग में हमने देखा था ना कि चबूतरे पे बनाया हुआ था, ऐसे यहाँ पे भी कुछ कई सारे घर ऐसे मिले जो कि ऊंचे चबूतरे पे बनाए गए थे। ये चबूतरे जो थे ये नींव का काम करते थे। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पे श्रम लगा होगा, क्योंकि देखो इतना बड़ा क्षेत्र था और पूरा बसावट वाला क्षेत्र था। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा लेवल पे जो घर बनाए होंगे तो उसमें कितने ज़्यादा मजदूर लगे होंगे, कितने ज़्यादा मजदूरों ने काम किया होगा, कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे यहाँ पे श्रम का इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता में जल निकास व्यवस्था। ये मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जल निकास प्रणाली पूछा जाता है। इसको मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लो इसे। और जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको जरा भी समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, पर आप समझ जाओगे। अब जल निकास प्रणाली की बात करें तो आज के समय में भी आप देखोगे इतनी बढ़िया जल निकास प्रणाली नहीं देखने को मिलती जितनी उस समय में थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अनूठी विशेषता है वो है उसकी जल निकास प्रणाली। क्या था ऐसा खास भाई? जल निकास प्रणाली में सबसे खास ये था कि ये नियोजन के साथ जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिना प्लान के घर बना दिया और फिर उसके बाद नाली बना दी, फिर वहाँ से पानी निकाल रहे हैं, कभी जाम हो रही है नाली, फिर दोबारा खुदाई कर रहे हैं, जैसा कि वर्तमान समय में होता है। ये वाली समस्या नहीं थी। इन्होंने क्या करा था, पूरी प्लानिंग के साथ, जब भी मतलब हड़प्पा सभ्यता जो यहाँ पे घर बनाए होंगे, जो बसाए गए होंगे, इन्होंने पहले से ही पूरा डिसाइड कर लिया था कि हमारी जल निकास प्रणाली कैसे होगी ताकि आगे दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। ठीक है, तो पूरी प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। आपको पॉइंट याद रखना है, सड़क और जो गलियां थी, यानी जो सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति मतलब इनका एक जाल बन जाता था और ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अब इस चीज़ को समझिए, समकोण पे काटने का मतलब क्या है? 90 डिग्री पे, यानी एक सड़क मान लीजिए इस तरीके से आ रही है तो दूसरी सड़क उसको यूं काट देगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ से क्या है, 90 डिग्री बन गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बन गया। तो बिल्कुल ग्रिड एक जाल सा दिखाई देता था और 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी, यानी बिल्कुल प्लानिंग के तहत। ऐसा नहीं है कि एक सड़क जा रही है वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे हो गई, फिर दूसरी सड़क यूं मुड़ गई, ऐसा नहीं था। ठीक है, बिल्कुल सीधी सड़कें थी और एकदम ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। तो ये सबसे बेहतरीन आप मान सकते हो। हड़प्पाई भवनों को अगर हम देखें तो ऐसा पता लगता था कि यहाँ नालियों के साथ गलियां बनाई गई है, उसके बाद गलियों के अगल बगल मकान बनाए गए। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। देखिए क्या था, पहले यहाँ पे बनाई गई नाली। मान लीजिए ये है नाली, इसमें ठीक है, ये दोनों साइड क्या है, ये नाली है। पहले नाली बनाई गई, उसके बाद यहाँ पे बनाई गई गली। ये गली है, नाली और गली बन गई। इसके बाद बनाए गए हैं मकान। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, पहले बनते हैं मकान, बाद में बनती है नाली और रिसीवर और ये जो XYZ जो वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। जहाँ पे प्लांट बनाया जाता है वहाँ पे तो फिर भी सब कुछ पहले से बनाया जाता है, लेकिन जो नॉर्मली इंडिया में आज के समय बनाया जाता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सोचो 5000 साल पहले कितना ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को बनाया था। यानी पहले इन्होंने नाली बनाई, फिर गलियाँ बनाई, बाद में जाके इन्होंने मकान बनाए। और प्रत्येक घर का जो गंदा पानी होता था, जो वेस्ट वाटर होता था, वो इन नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। और नालियाँ जो थी वो बाहर जाकर बड़े नालों में मिल जाती थी, जिससे कि सारा पानी जो था वो नगर के बाहर चला जाता था। जितना भी गंदा पानी है वो नालियों से जाएगा,
शहर के बाहर एक बड़ा सा नाला है, उस नाले में जाएगा, फिर बड़े नाले से वो शहर के बाहर चला जाता है, ठीक है, नगर के बाहर पानी चला जाता था। तो जल निकास प्रणाली जो है वो बहुत अच्छी थी, और नालियाँ जो होती थी वो ढकी होती थी, ठीक है, पक्की बनाई जाती थी, उसको पत्थरों से ढक भी दिया जाता था ताकि वो साफ़ सुथरी रहे, और उसको हटा के उसकी सफाई वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गृह स्थापत्य कला, यानी वहाँ पे जो घर होते थे वो कैसे होते थे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए मोहनजोदाड़ो जो है, इसके निचले शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आवासीय भवन थे, यानी लोग यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है, आवासीय मतलब जहाँ पे लोग रहते हो। यहाँ के आवास में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे होते थे। देखिए जैसे कि आज के समय में शहरों में अगर आप रहते हो तो यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो गाँव के घर होते हैं, गाँव में लोगों के पास ज़मीन जो होती है वो बड़ी होती है, और वहाँ गाँव के घर जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक होता है आंगन, और आंगन के बाद चारों साइड उसमें क्या होते हैं, कमरे होते हैं, रूम वगैरह जो होते हैं। गांव में ऐसा ही होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा ही सेम जो सिस्टम होता था वो हड़प्पा सभ्यता में भी होता था। वहाँ पे भी क्या होता था, एक आंगन होता था बीच में, उसके चारों साइड क्या होते थे, कमरे होते थे, रूम होते थे, ऐसा बना होता था। तो ये तो आपको पता लग गया भाई कैसे घर होते थे। इसके बाद देखो आंगन जो होता है ना, इसका इस्तेमाल क्यों होता था, इसमें खाना बनाया जाता था और इसमें कताई वगैरह करा जाता था, ठीक है। और एक चीज़, आंगन जो होती है उसकी जो ऊपर की छत होगी, वहाँ पे एक जाल टाइप का नहीं होता, गांव वगैरह में आप देखोगे जाल होता है, तो वहाँ से क्या होता है, बाहर की जो सूरज की रोशनी होती है वो आ जाती है, और जैसे मान लो खाना वगैरह बनाते हैं अगर उसी जगह पे, तो उससे जो गैस निकलती है, जो भाप निकलती है, वो भी इस जगह से बाहर जा सकती है। आज गाँव वगैरह में ऐसा होता है, तो यहाँ पे भी कुछ यही सोच के बनाया गया होगा। यहाँ पे ना प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे ये लोग। जो ग्राउंड फ्लोर होता था इनका, जो ग्राउंड लेवल पे जो बनी हुई जो दीवारें होती थी, उस पर कोई भी विंडो नहीं रखी जाती थी, कोई भी खिड़की नहीं होती थी। तो एक बार ना आप इसे देखो, मान लीजिए ये हड़प्पा की एक बिल्डिंग है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, तो उसको आप अगर देख रहे हो ऊपर से तो ध्यान से देखो, ये है एक गली, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक नाली है, और इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक गली है, और यहाँ पे ध्यान से देखो ये है एंट्रेंस, ये गेट है जहाँ से हम एंट्री लेंगे अंदर। यहाँ से अंदर पहुँच गए। अब कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से जा रहा होगा तो वो अंदर झांकेगा तो वो आंगन नहीं देख पाएगा, ठीक है, आंगन तो इधर है और आंगन के चारों साइड आपको इधर उधर कमरे दिखेंगे, लेकिन यहाँ से आंगन नहीं दिखेगा, यानी प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। दूसरी चीज़, यहाँ से कोई विंडो नहीं रखी, नीचे के फ्लोर में कोई विंडो नहीं रखते थे ये लोग। विंडो क्यों नहीं रखते थे, ताकि यहाँ से कोई ताक झांक ना करे, क्योंकि प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर ये दरवाज़ा बंद कर लेते हैं मान लीजिए, तो कोई भी कहीं कोई विंडो नहीं है, कहीं से कोई देख ही नहीं सकता। और अंदर यहाँ पे सीढ़ियाँ भी होती थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सीढ़ी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी आपको सीढ़ी वगैरह दिखाई दे रही है। यहीं पे क्या होता था, इनके घर में एक बाथरूम भी होता था। और आगे देखते हैं, समझते हैं। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन को नहीं देख सकता था, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से कोई झांकेगा ना अंदर तो कोई भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि यहाँ से तो अंदर पूरा एक तरह से पैक है वो। और हर घर में अपना एक स्नान घर होता था, जो कि ईंटों का फर्श होता था उसके अंदर। स्नान घर का पानी जो था वो नाली के जरिए बाहर निकल जाता था, और वो जो बड़ा नाला होता था उसमें चला जाता था। और कुछ घरों के अंदर छत पे जाने के लिए सीढ़ी भी बनाई जाती थी, छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ मिली है। और कई घरों के अंदर कुएं भी मिले हैं, ये कुएं जो थे ये यूज़ करते होंगे ये लोग, ठीक है। कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुएं को वो ऐसे कमरे में बनाते थे जहाँ से कोई अगर बाहर आने जाना वाला व्यक्ति हो तो वो उस कमरे में जाए, कुएं से पानी निकाल के उस पानी को पी सकता है, ठीक है। तो यहाँ से उनकी प्राइवेसी का हनन भी नहीं होगा, एक सेपरेट उन्होंने कमरा ही बना दिया कुएं के लिए, और किसी बाहर वाले व्यक्ति को पानी भी मिल पाएगा। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि मोहनजोदाड़ो जो है यहाँ पे कुओं की संख्या 700 है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है, मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या कितनी थी, 700 के करीब कुएं माने जाते हैं। ये आता है आपका 1 मार्क्स में। पहले आज से अगर 10 साल 8 साल पहले जाए, जब एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आते थे, तब मैं क्या था, मैं अलग से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करा देता था। लेकिन अब एमसीक्यू आने लगे हैं तो फिर अब हमें एमसीक्यू ही कराने पड़ते हैं। तो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि बताइए मोहनजोदाड़ो में कितने कुएं थे, ऑप्शन में दे देंगे 200, 500, 700, 800, इस तरीके से। तो आपको पहचानना होगा कि भाई 700 थे तो 700 को ही टिक करना होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पाई समाज में भिन्नता का अवलोकन। देखिए हड़प्पा समाज में भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं लोगों के बीच में, तो उसको समझते हैं। देखिए कोई भी समाज हो, दुनिया का कोई भी समाज हो, वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं उनके बीच में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता होती है। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग
मिडिल क्लास होते हैं, तो उनके बीच में एक भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इन भिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकार लोग जो हैं वो बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शवाधान का तरीका। ठीक है, और दूसरा क्या है, लग्जरी जो आइटम होते हैं, जो विलासिता वाली जो चीज़ें होती है, उसकी खोज करके इन्होंने पता लगाया कि समाज में किस तरीके से डिफरेंसेस थी, लोगों में किस प्रकार की भिन्नता थी। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शवाधान। शवाधान का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है वो कैसे किया जाता है, उस अंतिम संस्कार को करने का जो तरीका था, उस तरीके के आधार पे जो इतिहासकार है उन्होंने पता लगा लिया कि लोगों के बीच में डिफरेंसेस थे, यानी कि उनके बीच में भिन्नता थी। चलिए समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफना कर करते थे, और कई ऐसे सबूत मिले हैं कि कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न है। मान लीजिए एक व्यक्ति की कब्र है, वो एक दूसरे व्यक्ति की कब्र है, दोनों की बनावट अलग है। ठीक है, तो जो अगर एक ही जैसा वैसे ट्रेंड में रहता तो एक जैसा ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंसेस है कब्र के अंदर, तो इससे अंदाजा लगा लिया कि भाई यहाँ पे जरूर भिन्नता है लोगों में। उसके बाद देखो, कई कब्रों में ईंटों की चिनाई करी जाती थी, और कई कब्रों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण भी दफना दिए जाते थे। शायद ऐसा माना जाता था कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब कब्र के अंदर कोई व्यक्ति को अगर दफनाया जा रहा है तो उसके साथ बर्तन और आभूषण की क्या जरूरत है, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर पुनर्जन्म होगा और वो व्यक्ति उन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, और ये सोचकर दफनाते थे कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा। पुरुष और महिला दोनों की कब्र में आभूषण मिले, यानी कि इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुरुष और महिला वो दोनों ही आभूषण पहनते होंगे उस समय में। ठीक है, कुछ कब्र ऐसे ही हैं जिसमें तांबे के दर्पण मिले, मनके से बने आभूषण मिले। और ऐसा ही अगर हम कंपेयर करें मिस्र से, तो मिस्र में जो बड़े बड़े पिरामिड होते थे वो भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, यानी जिस समय में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उसी समय में मिस्र में भी कोई सभ्यता चल रही थी जहाँ पे पिरामिड वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, तो जो बड़े बड़े पिरामिड मिस्र के हैं वो राजकीय शवाधान थे। राजकीय मतलब जो राजा वगैरह होते थे, उनकी जब मृत्यु होती थी तो उनको उन पिरामिड के अंदर उनकी कब्रें बनाई जाती थी, और उसमें भी बड़ी मात्रा में धन संपत्ति जो होती थी वो दफनाते थे, यानी जो उसके अंदर पैसा हो गया या जो वस्तुएं हो गई, ठीक है, गहने हो गए, वो दफना देते थे। शायद वो भी ऐसा मानते होंगे कि पुनर्जन्म होगा और वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, परंतु हर जगह ऐसा नहीं था, सभी जगह नहीं मिला ऐसा देखने को। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के निवासी जो थे वो मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। देखिए, मिस्र से हमने कंपेयर कर दिया हड़प्पा सभ्यता को, तो हमको पता लगता है कि मिस्र में जो कब्र होती थी, जो पिरामिड होते थे, उसमें केवल राजाओं को ही दफनाया जाता था। एक ये पता लगा। दूसरा क्या था कि उनके साथ कीमती वस्तुएं दफनाते थे राजाओं के साथ, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा कीमती वस्तुएं नहीं दफनाते। ये जो बेसिक जो यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं उसको दफना देते हैं, या फिर अगर गहने वगैरह भी दफनाते तो बहुत ज़्यादा कीमती नहीं दफनाते। तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये पता लग जाता है कि भाई लोगों के बीच में डिफरेंस थे। अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कब्र में बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, मतलब हड्डी वाले मनके हैं या बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, तो ऐसा लगा लेते हैं अंदाज़ा कि वो गरीब रहा होगा। और किसी व्यक्ति की कब्र में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ी महंगी चीज़ें हैं, तो इससे लगा लिया जाता है अंदाज़ा कि वो अमीर होगा। तो यहाँ पे अमीर और गरीब और ये जो सामाजिक स्थिति है इसका अंदाज़ा लग जाता है। सेकेंड है विलासिता की वस्तु की खोज। इतिहासकार एक और तरीका अपनाते हैं। ठीक है, वो तरीका क्या है, वो ये देखते हैं कि दो तरह की वस्तु होती है हमारी लाइफ में, और एक वस्तु तो वो है जो उपयोगी वस्तु है। उपयोगी वस्तु का मतलब क्या है, जो हमारे जीवन में, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है। ठीक है, डेली लाइफ में जो भी यूज़ होने वाली चीज़ है वो तो उपयोगी वस्तु है। और दूसरी है विलासिता। विलासिता वाली वस्तु का मतलब है लग्जरी। ठीक है, लग्जरी का मतलब क्या है कि जो आसानी से उपलब्ध ना हो, जो महंगी हो, जो दुर्लभ हो, जो कीमती हो। इसका इस्तेमाल कौन करेगा, इसका इस्तेमाल वही करेगा जो समाज में संपन्न व्यक्ति होगा, यानी कि जो अमीर व्यक्ति होगा, जिसके पास पैसे होंगे, धन होगा। ठीक है, और उपयोगी वस्तु जो होती है वो नॉर्मली कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होगा वो कभी भी लग्जरी वस्तु इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, उसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे। तो इस तरीके से भी इतिहासकार अंदाज़ा लगाते हैं। अब समझिए, सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक तरीका है उपयोगी और विलास की वस्तुओं का अध्ययन करना। अब उपयोगी वस्तु कौन सी होती है, जो हमारी डेली लाइफ में रोज़मर्रा का जो जीवन है उसमें इस्तेमाल करी जाती है, जैसे कि चक्की हो गई, मिट्टी का बर्तन हो गया, सुई हो गई, या फिर अन्य कोई भी चीज़। ठीक है, जो मतलब डेली लाइफ में यूज़ हो रही है।
और ये वस्तुएं जो होती थी ये कैसे बनती थी भाई, ये पत्थर से या मिट्टी से बनती थी और सामान्य पदार्थ से बनाई जाती थी जो कि आसानी से उपलब्ध था। इसका कच्चा माल जो था वो वहीं पे उपलब्ध था, इसीलिए वो सस्ती भी होती थी और वो कोई भी व्यक्ति उसको यूज़ भी कर सकता था क्योंकि वो ज़्यादा महंगी नहीं थी। तो ये तो हो गई हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली उपयोगी वस्तुएं। तो दूसरी तरफ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो आसानी से स्थानीय स्तर पे यानी लोकल लेवल पे उपलब्ध नहीं होती, जो महंगी और दुर्लभ हो। ऐसी वस्तुओं को पुरातत्वविद जो है वो कीमती मानते हैं। यानी जो महंगी वस्तुएं होती हैं जो आसानी से किसी जगह पे उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को क्या मानते हैं ये लोग मानते हैं कि ये दुर्लभ वस्तु है और ये कीमती वस्तु है। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है फयांस का पात्र। फयांस जो होता था, ये इसके पात्र जो मिले हैं वो काफ़ी महंगे होते थे, कीमती होते थे, दुर्लभ होते थे। ठीक है, अब एनसीईआरटी में इसका इमेज है, मैं यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ। आप एनसीईआरटी की बुक में फयांस की इमेज देखिए एक बार, आपको पता लग जाएगा। तो ये किसके पास होगा। अब आप सोचो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी है, बहुत ही दुर्लभ है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, वो कौन यूज़ करेगा। क्या उसको कोई गरीब व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो चीज़ महंगी है। तो इसको वो लोग यूज़ करते थे जो लग्जरी आइटम के शौकीन होते थे, जिनके पास पैसा होता था। तो यहाँ से भी समाज में जो सामाजिक भिन्नता है उसका पता लगा लेते हैं। ठीक है, फयांस का जो पात्र होता है, एक बार ना पेपर में आपके क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे याद है क्वेश्चन आया था कि फयांस का जो पात्र है वो कैसे बनता था। तो देखिए, फयांस का पात्र जो था वो कीमती होता था और इसको बनाना जो होता था वो काफ़ी मुश्किल होता था। इसमें क्या होता था, घिसी हुई रेत चाहिए होती थी और रंग चाहिए होता था और चिपचिपा पदार्थ, यानी रेत, रंग और चिपचिपा पदार्थ, इन तीनों का मिश्रण किया जाता था। इसको मिक्स करके फिर इसको पकाते थे और उसके बाद ये बनता था। और ऐसे महंगे दुर्लभ पदार्थ से बनी हुई जो वस्तु होती थी वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे जो नगरीय बस्ती हैं यहाँ पे ही मिली है। यानी हड़प्पा और जो मोहनजोदाड़ो हैं ये नगर थे और यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, वैसे हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता ही थी और ये जो बड़ी जगहें होती थी यहीं पे ये चीज़ें मिली हैं। छोटी बस्तियों में ये शायद बहुत कम मिलती होगी, क्योंकि हो सकता है भाई इनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी उस समय में, तो जो सभी लोग थे वो उसको अफोर्ड ना कर पाते हों, तो ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद एक टॉपिक है शिल्प उत्पादन। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में। देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको चैप्टर को समझना है, वीडियो को पहले ध्यान से देखना, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर वीडियो को देख सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शिल्प उत्पादन में क्या होता है, देखिए, शिल्प उत्पादन में जैसे कोई औजार बनाना, कोई वस्तु बनाना, ठीक है, जैसे कि मनके वगैरह बनाना, आभूषण बनाना, ये सब शिल्प का काम होता है। तो शिल्प उत्पादन में शिल्प कार्य जैसे कि मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु की कोई चीज़ बनाना, मुहर बनाना, बाट बनाना, ये सब शिल्प के काम में आता है। चहुंदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, वर्तमान में देखिए तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। चहुंदड़ो नामक स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, शिल्प उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये आपके ना मैप वाले क्वेश्चन में आता है चहुंदड़ो के बारे में। जब मैं आपको मैप कराऊंगा तो वहाँ पे भी बता दूंगा, और आप लास्ट ईयर की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने मैप वगैरह XYZ सब कुछ कराया हुआ है, सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सिलेबस जो है सेम ही है। ठीक है, पिछले साल और इस साल सिलेबस सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं मनके के निर्माण। मनके जो है शिल्प उत्पादन में यूज़ होते थे। अब आप ये देखते हो जो हम माला यूज़ करते हैं, माला में जो मोती होते हैं ना, उसमें छेद होता है, उसमें धागा जाता है, उसको हम मनके कहते हैं। ठीक है, माला का जो मोती होता है उसको मनका कहा जाता है। ये जो मनके हैं, आप देखो इसका कैसे निर्माण होता था, इसको समझते हैं। तो मनके का निर्माण जो है अलग अलग पदार्थों से होता था, अलग अलग तरह की चीज़ों से। जैसे कार्नेलियन, एक लाल रंग का सुंदर पत्थर होता था, इससे भी मनके बनाए जाते थे। जैस्पर हो गया, स्फटिक हो गया, क्वार्ट्स हो गया, सेलखड़ी हो गया, ये सारे की सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मनके बनाए जाते थे। धातु के मनके भी होते थे, जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, कांसा हो गया, शंख, फयांस, पक्की मिट्टी वगैरह, इन सब से भी मनके बनाए जाते थे। अब देखो, जो चीज़ आसानी से उपलब्ध है, वो उसके मनके तो होंगे सस्ते, उसकी माला होगी सस्ती। लेकिन जो चीज़ आसानी से उपलब्ध नहीं है, बाहर से मंगाई जाती है, उसके मनके जो होंगे वो होंगे महंगे। तो यहाँ से भी पता लग जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मिट्टी के मनके की माला पहन रहा है, कोई हड्डी के बने हुए मनके की माला पहन रहा है, या लकड़ी के मनके की माला पहन रहा है, तो वो गरीब हो सकता है। लेकिन कोई अगर सोने की माला पहन रहा है तो वो अमीर होगा। तो जो इतिहासकार होते हैं ना, वो इस तरीके से समाज में जो भिन्नता होती है, सामाजिक भिन्नता होती है, उसको अंदाजा लगा लेते हैं। फिर क्या है, मन का किस चीज़ से मन का बनता है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आपके सामने क्लियर है। लेकिन मन का कैसे बनाते हैं, ये तरीका देखो। कुछ मन के
दो या दो से अधिक पत्थर जो होते हैं उसको आपस में जोड़ देते थे, उससे बन जाते थे। मन के थे अलग अलग साइज के होते थे, कोई चक्राकार हो गया, कोई बेलनाकार हो गया, कोई गोल भी होते थे, कोई ढोलक के आकार के होते थे, कोई खंडित यानी टूटे हुए भी होते थे। तो अलग अलग तरीके के हो सकते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देखो, ये ढोलक के आकार का हो गया मन का, ये गोल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो चक्र के आकार का भी होता है, सिलेंडर के आकार का भी होता है। तो अलग अलग आकार के जो मन के होते थे, इन पर फिर क्या होता था, बहुत ही बारीकी से चित्रकारी करके इसको सजाया जाता था। अब आप सोचो कि 5,000 साल पहले की बात है, आज के जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लोग कितने ज़्यादा सक्षम थे, कितने ज़्यादा स्किल्ड थे कि छोटे छोटे मन के बनाते थे, उस पर भी डिजाइनिंग करते थे, चित्रकारी करते थे। मन के बनाने में विभिन्न पदार्थों का इस्तेमाल होता था, अलग अलग तरह की चीज़ों का। ठीक है, इन्हीं के अनुसार इनको बनाने की तकनीक में भी बदलाव होता था। अब जैसे मान लो पत्थर से बनाया जा रहा है तो अलग तकनीक यूज़ करा जाएगा। ठीक है, धातु से बनाया जा रहा है तो अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, हड्डी से बनाया जा रहा है मन का तो अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये अलग अलग तकनीक होती थी इसको बनाने में। फिर सेल खड़ी का क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, कई बार पूछा जाता है। सेल खड़ी, देखो सेल खड़ी जो होता है एक मुलायम पत्थर है, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि इसको आसानी से उपयोग में ला सकते हैं और इसको आसानी से काट भी सकते हैं। ठीक है, सेल खड़ी को आसानी से काटा भी जा सकता था। और कुछ मन के ऐसे भी मिले हैं जिन्हें सेलखड़ी के चूर्ण को सांचे में ढालकर बनाया गया, यानी सेलखड़ी नामक पत्थर को पहले पीस दो, उसका चूर्ण बना लो, फिर उसको सांचे में ढालो, गीला करो, और उसके बाद मन के बनाए जाते थे। ऐसा भी एग्जाम्पल मिले। कार्नेलियन जो था लाल रंग का पत्थर होता था, ये पीले रंग का इसका कच्चा माल होता था। उसको पहले आग में पकाते थे अच्छे से, जब आग में वो अच्छे से पक जाता था उसके बाद उससे मन के बनाते थे। फिर घिसाई करना, उसमें पॉलिश करना, उसमें छेद करना, ये सारा प्रोसेस होता था। लोथल जो कि गुजरात में, चौंदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, धोलावीरा से छेद करने के उपकरण मिले हैं। ये आपके पेपर में आ जाएगा शॉर्ट में, बिल्कुल 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि छेद करने के उपकरण कहाँ मिले। देखो मन के जो होते थे उसमें छेद भी करना होता था। ठीक है, मन के जब बन जाएंगे तो उसमें छेद करेंगे तभी तो धागा जाएगा। तो छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले, लोथल से, चौंदड़ो से, धोलावीरा से। नागेश्वर और बालाकोट, ये आपके मैप वाले क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं। नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप थी, और यहाँ शंख की वस्तु, जैसे शंख की वस्तु हो गई, चूड़ियाँ हो गई, करछी हो गई, पच्चीकारी बनाई जाती थी। और यहाँ से जो बनने वाली वस्तु थी उसको दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था, उनका व्यापार होता था। तो नागेश्वर और बालाकोट में शंख का निर्माण होता था, और ये आपके मैप में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में आता है। तो ये तो हो गया भाई शिल्प उत्पादन, कैसे चीज़ें बनती है, कैसे मन के बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। ठीक है, कहाँ पे उपकरण मिले, ये सब हो गया। अगला टॉपिक है शिल्प उत्पादन केंद्र, यानी कि जिन जगह पे शिल्प उत्पादन होता था। तो कहाँ पे शिल्प उत्पादन होता था, जैसे कि चौंदड़ो पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, आपको याद होगा। इसको देखते हैं। तो इतिहासकार जो है उनके द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की गई है, ये मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए कि जो शिल्प उत्पादन के केंद्र होते थे उसका इतिहासकार कैसे पता लगा लेते थे। तो बहुत ही सिंपल है, देखो जिन स्थान पे शिल्प उत्पादन का काम होता था वहाँ पे जो कच्चा माल है, कच्चा माल जो मतलब जैसे पत्थर हो गया, जैस्पर हो गया, सेलखड़ी वगैरह, जो भी यूज़ किया जाने वाला कच्चा माल था वो यूज़ में किया जाता था, और जो बच जाता था वो त्याग दिया जाता था, यानी कि फेंक दिया जाता। जो जो थोड़ा मोड़ा आइटम बच जाता है जो यूज़ में नहीं आता, उसको वो एक तरह से कूड़ा करकट है, उसको फेंक दिया जाता था। इससे इतिहासकार अनुमान लगा लेते हैं कि इन स्थानों पे शिल्प उत्पादन का काम होता है। जहाँ पे इतिहासकारों को ये कूड़ा करकट के रूप में फेंका हुआ मिला है, उन्होंने वहां से अंदाजा लगा लिया। एक तो ये तरीका था। फिर क्या है कि पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चा माल जो हो गया, ये शिल्पकारी की जो जहाँ पे औजार भी मिले हुए मिलते हैं, औजार मिलते हैं, उससे भी अंदाजा लगा जाता है कि यहाँ पे काम होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे उत्पादन होता था। अपूर्ण वस्तु है, अपूर्ण वस्तु है जो मतलब पूरी ना बनी हो, या त्याग दिया गया माल, जो ऐसा माल हो जो यूज़ में ना आया हो। मान लो कि पत्थर से मनके बना रहे हैं, पत्थर टूटते टूटते बहुत छोटा हो गया, अब उससे मनके में नहीं यूज़ किया जा सकता, तो वो एक तरह से उनके लिए कूड़ा करकट हो गया। अब वो उसको रखेंगे थोड़ी, वो उसको फेंक देंगे। तो उसको जहाँ पे वो पड़े हुए मिलते हैं उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि फेंकेंगे भी तो आसपास ही ना। ये थोड़ी है कि मतलब यहाँ पे अगर बना रहे हैं तो 200 किलोमीटर के बाद जाके उसको फेंकने जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, आसपास ही फेंकेंगे। तो उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था तो उनके टुकड़े जो हैं वो कूड़े के रूप में उत्पादन स्थल पे ही फेंक दिए जाते थे। ठीक है, यहीं पे फेंक दिए जाते थे। कभी कभी जो बेकार टुकड़े हैं, जो बहुत छोटे हो जाते थे, जो कोई यूज़ में नहीं आते थे, ठीक है, छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। देखिए कई बार क्या होता था कि जो बेकार टुकड़े हैं, जो छोटे आकार के हैं,
उससे जो वस्तुएं बनाते हैं उसको यूज में लिया जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ इतने ज़्यादा सूक्ष्म टुकड़े होते थे, इतने ज़्यादा छोटे टुकड़े होते थे जो बहुत ज़्यादा बारीक है, जो यूज में हो ही नहीं सकते, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, तो उसको वहीं पे छोड़ देते थे वो लोग। ठीक है, जो जो यूज में करने लायक है उसको तो यूज कर लेंगे, जो यूज में करने लायक नहीं है उसको फेंक देंगे। तो यहाँ से भी अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पे इसका कार्य होता होगा। शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति। अब देखो, शिल्प उत्पादन कर रहे हैं तो उनको कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल क्या होता है? किसी भी चीज को बनाने के लिए जो वस्तु का जरूरत होती है उसको कच्चा माल कहते हैं। तो अब शिल्प उत्पादन में क्या कच्चा माल हो सकता है? जैसे कि पत्थर हो जाएगा, ठीक है, पत्थर वगैरह ये सब क्या हो जाएगा? कच्चा माल हो जाएगा। तो इन सबको वो कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसको दो तरीके से प्राप्त होते थे। शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल दो तरीके से प्राप्त होता था। एक तो स्थानीय स्तर पे यानी लोकल लेवल पे आसपास ही उपलब्ध हो जाएगा, जैसे कुछ मिट्टी वगैरह थी वो आसपास उपलब्ध हो जाती थी। दूसरा तरीका क्या था? दूर से वस्तु लाई जाती थी, यानी बहुत दूर से, जिसमें पत्थर, लकड़ी, ठीक है, धातु, जलोढ़ मैदान से बाहर से मंगाए जाते थे, बाहर की चीजें भी आती थी। नेक्स्ट है कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। नागेश्वर और बालाकोट से शंख मिलाए। अफगानिस्तान में शोतुगई से नीले रंग का जो लाजवर्द मणि होता था, जो बहुत ही अच्छा पत्थर होता था, ये लाया जाता था। लोथल से कार्नेलियन पत्थर मिला है। सेलखड़ी जो है राजस्थान और गुजरात में मिलता है, ठीक है, वहाँ से मिला है। और राजस्थान का जो खेतड़ी है ये फेमस था तांबे के लिए, यहाँ से तांबा लाया जाता था। दक्षिण भारत जो है यहाँ पे सुवर्णगिरी नामक जो पर्वत पहाड़ वगैरह होता था वहाँ से सोना मिलता था, ठीक है। कर्नाटका साइड में अगर हम बात करें तो बाहर से चीज़ों को भी मंगाया जाता था। अब बात करते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। जो ये हड़प्पाई लोग थे ना, इनका जो संपर्क होता था वो दूर दूर तक था। तांबा देखो, अभी हमने पढ़ा कि तांबा जो था वो राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था, ये हमने पढ़ा। लेकिन ये लोग तांबा जो थे वो बाहर से भी मंगाते थे, ओमान से भी मंगाते थे। अब देखो, इनका बाहर बाहर से भी व्यापार है। ओमान से जो तांबा मिला है ना, या जो हड़प्पाई जो पूरा वस्तु है, दोनों में निकल के अंश है, यानी जो ओमान से आने वाला तांबा था उसमें निकल वो होता था, निकल के अंश है, छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। तो ऐसे में जो हड़प्पाई वस्तु है उसमें भी निकल मिला है, तो इससे पता लग जाता है कि ये तांबा जो जिसमें निकल है वो ओमान से मंगाया गया है। एक हड़प्पाई मर्तबान जो था उसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी थी, ये भी ओमान से प्राप्त हुए, यानी कि हड़प्पा की चीज ओमान में मिल रही है, ओमान की चीज हड़प्पा में मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों का आपस में व्यापार है, तभी तो यहाँ की चीज वहां जा रही है, वहां की चीज यहाँ आ रही है, आयात निर्यात इनके बीच में हो रहा है। मेसोपोटामिया के जो लेख है ना, इसमें एक मगान शब्द यूज किया जाता है, मगान। ये मगान का भी इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये शब्द जो है ओमान के लिए ही यूज किया जाता था। लंबी दूरी की संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज में भी हड़प्पा की जो मुहर हो गई या हड़प्पा के जो बाट हो गए या मनके हो गए, ये भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये पता लगता है कि जो हड़प्पा के लोग थे इनका संपर्क जो था दूर दूर तक था। इनका व्यापार जो था वो बाहर से भी होता था, जैसे कि ईरान, इराक, ठीक है, उधर से भी इनका, ओमान वगैरह से इनका व्यापार होता था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुहर और मुद्रांकन, यानी कि जो हमारी सील होती है, मुहर होती है, उससे कैसे सीलिंग की जाती है, यानी कि मुद्रांकन किया जाता है और उसका क्या महत्व होता है, ये हमको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए, मुहर और मुद्रांकन का जो इस्तेमाल होता था ना, वो लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था। अब ये कैसे हो सकता है? इसका उदाहरण दे रखा है। देखिए, मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई सामान भेजना है। अब हमने उसको थैले में पैक करके भेज दिया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि उस सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, उसमें से किसी ने कुछ निकाला नहीं? तो ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए क्या तरीका अपनाते थे? किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता था तो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थैले का जो मुख होता है उसको रस्सी से कस के बांध देते थे, अच्छे तरीके से बांध देंगे ताकि उसको कोई खोल ना पाए, ठीक है। दूसरा, उसके मुख पर थोड़ी सी गीली मिट्टी को जमा करके उस पर मुहर, यानी जो मुहर होती है सील, उसको दबा देंगे। और जैसे ही उसको दबा देंगे तो उस पर गीली मिट्टी पर जो मुहर की छाप है वो पड़ जाती थी। और थैला जो है अपने गंतव्य स्थान पे, यानी जहाँ उसकी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे वो पहुँचना है, वहाँ पे पहुँचने से पहले उस पर बने हुए मुहर का निशान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। समझ रहे हो? यानी कि जब अगर किसी थैले के मुहर जो मुख है उसको बांध दिया, उस पर गीली मिट्टी लगा के उस पर मुहर लगा दी और उसको वैसा का वैसा, मुहर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, क्योंकि मुहर से छेड़छाड़ होगी तो वो टूटेगी फूटेगी, उसमें निशान आएंगे। अगर वो कुछ भी निशान नहीं आया, जैसी उन्होंने करी थी वैसी ही पहुंच गई, तो समझ जाएंगे कि भाई इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, कुछ भी इसमें निकाला नहीं गया है।
मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता लग जाता है, यानी भेजने वाले की पहचान का भी पता लग जाता है कि किसने भेजा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुहर कैसी होती है ये समझिए, ये मुहर की छाप है, इसे समझिए। यानी कि जो मान लीजिए कोई थैला है, ठीक है, मान लीजिए कोई थैला है, इस पे क्या करेंगे, रस्सी बांध देंगे, यहाँ पे इसके मुख पे रस्सी बांध देंगे, फिर उस पे गीली मिट्टी रख के उस पे छाप देंगे, तो ऐसी सेम ये यहाँ पे छप जाएगा। जब ये छप जाएगा तो पता लग जाएगा भाई कि यहाँ पे मुहर लग गई है। अब आगे अगर ऐसा ही रहता है तो ठीक है, नहीं अगर इसके साथ छेड़छाड़ होगी तो ये मुहर जो है हट जाएगी। तो इससे पता लगता था। और यहीं पे एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो बर्तन है, ये बर्तन है हड़प्पा का, और ये बर्तन मिला था ओमान से। जब मैंने आपको ओमान वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, मैंने आपको बताया था कि एक हड़प्पाई मर्तबान जो है जो कि ओमान से प्राप्त हुआ है। इससे पता लगता है कि इनके सुदूर क्षेत्रों से संपर्क थे, यानी ओमान से भी इनका संपर्क था। दूसरा क्या है, मैंने फयांस पढ़ाया था। फयांस मैंने आपको बताया था कि फयांस जो होता है वो एक महंगा बर्तन था जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं था, तो ये फयांस होता था। आप इसे भी ध्यान से देखो, इस पर डिजाइन वगैरह बनी हुई है। तो ये कुछ इमेज है, इसको आप दिमाग में बिठा लो। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा की लिपि। हड़प्पा की लिपि जो है ना, इसको रहस्यमयी लिपि कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई रहस्यमयी लिपि? क्योंकि आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया, कोई इसको समझ नहीं पाया, तो इसलिए इसको रहस्यमयी लिपि कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आता है। ये लिपि जो थी ये चित्रात्मक थी, इसमें चित्र होते थे, और इसकी चिन्ह की संख्या जो होती थी वो 375 से 400 के करीब होती थी। और ये जो है दाईं से बाईं, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, और इसमें देखो चित्रात्मक है, एक बार ये देखिए, कुछ इस तरीके के चित्र होते थे इसमें। ये जो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे लिपि में, ऐसी ये लिपि होती थी। नेक्स्ट हमारा बाट। बाट जो है वो कई तरह के होते थे। सूक्ष्म बाट भी होते थे, छोटे, फिर बड़े, फिर और बड़े। ठीक है, तो बाट जो होते थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बाटों का प्रयोग, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे बाट आएगा। ठीक है, छोटे बाटों का प्रयोग जो होता था वो आभूषण यानी जो गहने होते हैं उसको तौलने में, मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े जो होते थे वो भी मिले हैं, यानी कि उन तराजू के पलड़ों में ही चीज़ें तौली जाती रही होंगी। ये बाट देखने में बिल्कुल साधारण है, एकदम सिंपल, और इनमें किसी प्रकार की कोई निशान नहीं बनाया जाता था, बिल्कुल साधारण होते थे। टॉपिक है हमारा हड़प्पा संस्कृति में शासन, यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें शासन कैसा था। क्या कोई राजा शासन करता था, या बहुत सारे राजा शासन करते थे, या कोई अन्य शासन पद्धति थी? इसको लेकर इतिहासकारों के मन में कई सारे डाउट है। ठीक है, इसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी जो है वो मिली नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पाई समाज में जिसका भी शासन रहा होगा उन्होंने जटिल फैसले लिए होंगे, यानी कि कड़क फैसले ले रखे थे, और इसको उन्होंने लागू भी किया। क्योंकि हड़प्पा की जो पूरा वस्तु है उसमें एक रूपता दिखाई देती है। एक रूपता मतलब चाहे वो पाकिस्तान के चौंदड़ों में हो, चाहे वो भारत के आलमगीर में हो, ठीक है, चाहे वो अफगानिस्तान में मिली हुई चीज़ हो, या फिर वो राजस्थान के कालीबंगन में मिली हुई चीज़ हो, उन सभी में एक रूपता है, यानी देखने में बिल्कुल एक जैसी है। चाहे वो मुहर हो, सब जगह एक जैसी मुहर मिली है, सभी जगह एक जैसे बाट मिले हैं, सभी जगह मनके भी लगभग लगभग एक जैसे मिले हैं, ईंटें भी मिली है, सब कुछ एक जैसी थी, यानी एक रूपता थी। तो इतने बड़े क्षेत्र में आपको पता है त्रिकोणाकार में फैली हुई सभ्यता थी, जहाँ पे मांडा कश्मीर में, यहाँ बलूचिस्तान में सूदकैंड कोर हो गया, महाराष्ट्र में दैमाबाद हो गया, यूपी में आलमगीर हो गया, इस तरीके से फैली हुई सभ्यता थी ना। इतनी बड़ी सभ्यता में जो चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो मुहर मिले, चाहे वो बाट मिले, चाहे वो मनका मिले, या XYZ कोई भी वस्तु मिले, वो सब देखने में एक जैसी है। तो अगर सभी जगह एक रूपता है, इसका मतलब क्या है कि जो भी शासन में है ना, जो भी सत्ता में है, वो उसने फैसले बहुत तगड़े ले रखे हैं। ठीक है, उसने जटिल फैसले ले रखे हैं। और संभवतः ईंट का उत्पादन केवल एक केंद्र पर नहीं होता था। हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, बिल्कुल, क्योंकि ईंट जो है वो एक जगह पे नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है, सब जगह ईंटों का इस्तेमाल होगा, ईंटों का यूज़ होगा, तो एक जगह से बनाकर सभी जगह पहुँचा पाना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर इसको बनाया जाता हो। जम्मू, गुजरात, पाकिस्तान, अधिकतर स्थानों में एक ही आकार की ईंट मिली हुई है। फिर क्या है कि हड़प्पाई शासक, देखो मैंने ईंट वाले टॉपिक से याद आया, मैंने आपको बताया था ना कि जब पंजाब में रेलवे ट्रैक बिछाना था उस समय ईंट मिल गई थी। लगभग 160 साल पहले खुदाई हुई थी वहाँ पे ईंटें मिली, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये ईंटें कब की ईंटें, ये हड़प्पा सभ्यता की ईंटें थी, लेकिन उनको पता ही नहीं लगा। बाद में
जब हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है 1921 के बाद से, तब पता लगता है कि हाँ भाई वो जो ईंटें मिली थी वो भी हड़प्पा सभ्यता की ईंटें ही थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातत्वविद जो है उसमें मतभेद है। जैसे कि प्रसाद और शासक इसको समझते हैं। मोहनजोदाड़ो से एक विशाल भवन मिला है जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई, यानी उस भवन को प्रसाद कहा गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। और एक पत्थर की मूर्ति मिली है जो कि पुरोहित राजा का नाम दिया गया है। देखिए ये मूर्ति आप देख रहे हो सामने, ये पत्थर की मूर्ति है, इसको पुरोहित राजा का नाम दिया गया है, लेकिन इसमें भी कोई मतलब सबूत नहीं मिले कि हाँ भाई क्या यही शासक था, बिल्कुल भी सबूत नहीं मिले। तो इसको लेकर ना मतभेद है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के विचार दिए हैं जो इतिहासकार हैं। फिर हड़प्पा समाज में प्रशासन को लेकर तीन तरह के विचार हैं, मतभेद, यानी कि तीन तरह की विचारधारा है। कुछ जो शासक हैं, कुछ जो मतलब इतिहासकार हैं वो शासक को अलग तरीके से देखते हैं, कुछ अलग तरीके से देखते हैं। कैसे कैसे इसको समझते हैं। कुछ पुरातत्वविद जो है वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शासक नहीं थे, कोई राजा ही नहीं होता था, सभी की स्थिति एक जैसी थी। ठीक है, एक तो मतलब ये हो गई विचारधारा कि यहाँ पे कोई शासक ही नहीं था, कोई राजा नहीं था, सब एक जैसे रहते थे। कुछ पुरातत्वविद हैं जो वो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं था बल्कि एक से अधिक शासक थे। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि एक शासक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में अलग अलग राजा होते थे, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। कुछ इतिहासकार हैं वो ऐसा भी कहते हैं कि यह एक ही राज्य था, यानी पूरा का पूरा जो मैंने त्रिकोण आकार में हड़प्पा बताया ये पूरा एक ही राज्य था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विशाल क्षेत्रफल होने के बाद भी विभिन्न स्थलों में जो चीज़ें मिल रही हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी जो पूरा वस्तु मिली है वो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उसमें एक रूपता के आधार पर कह सकते हैं कि एक ही राज्य था, एक ही शासक रहा होगा और उसी ने सब कुछ चलाया होगा। और नियोजित बस्ती के जो सबूत मिले हैं या ईंट जो मिली है वो भी एक ही आकार की है, तो सारी बस्तियां एक जैसी, सारी ईंटें एक जैसी, सारी पुरावस्तु एक जैसी, सब में एक रूपता है, तो एक ही शासक चला रहा होगा, ऐसा लगता होगा कुछ को, या एक ही राज्य रहा होगा ये। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का पतन। देखिए हड़प्पा सभ्यता इतनी बेहतरीन यहाँ पे व्यवस्था थी, इतनी अच्छी सभ्यता थी, तो आखिर इसका पतन कैसे हो गया। तो इसको लेकर भी इतिहासकारों के मन में कई सारे मतभेद हैं, अलग अलग तरीके से इतिहासकारों ने बताया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु नदी जो थी इसमें बाढ़ आ गई और इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, इसकी वजह से जो सभ्यता थी ये खत्म हो गई। ठीक है, टूट मतलब नष्ट हो गई। कुछ जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि सिंधु नदी जो है उसने मार्ग बदल लिया। जैसे कोई नदी यहाँ से जा रही है, इसने अपना मार्ग कहीं और ले लिया। जब नदी अपना मार्ग बदलती है ना तो तबाही लेकर आती है, तो इसके कारण ऐसा हुआ। फिर कुछ कहते हैं कि भूकंप आया, इतना तगड़ा भूकंप आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया, मलबे में तब्दील हो गया और सभ्यता खत्म हो गई, कोई नहीं बचा। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा हुआ है। कुछ कहते हैं कि जो आर्य जो थे वो जो आर्य आए थे इन्होंने आक्रमण कर दिया उसकी वजह से हो गया। कुछ कहते हैं कि वनों की कटाई से हो गया। तो अलग अलग तरीके से ना विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। तो अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता भाई कैसे हुआ होगा, क्योंकि इतिहासकारों को भी नहीं पता। तो यहाँ पे हमें ये सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं, पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है, इसको लिखना है पेपर में। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, देखो बहुत रेयर आता है ये क्वेश्चन, कम आता है लेकिन कभी कभी पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन है कि कनिंघम का भ्रम समझाइए। तो कनिंघम कौन था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे। इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको क्या था, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। और कनिंघम जो है इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ करवाया, यानी कि खुदाई शुरू करवाई। और ये लिखित स्रोतों का प्रयोग ज़्यादा पसंद करते थे। अब समझिए कनिंघम जो थे ये क्या करते थे, ये जो लिखित में इनको जो मिलता था ना उस पर ही विश्वास ज़्यादा करते थे ये। अब इनको क्या भ्रम हो गया था, इस पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। यहाँ तो मैंने इंट्रो दे दिया कि भाई ये कनिंघम थे और इनको ये पसंद था, ठीक है, लेकिन क्या भ्रम था ये समझिए। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज अधिकारी ने एक हड़प्पा की ना मुहर दिखाई, एक सील दिखाई और उसको दिखाया। तो कनिंघम जो थे उन्होंने उस सील को देखा, उनको समझ में नहीं आया, उनको ये नहीं पता लग पाया कि ये सील कितनी पुरानी है। उनको लगा कि ये जो सील है, ये जो मुहर है, ये इन्होंने उस कालखंड से जोड़ के बता दिया उसको जिसके बारे में उनको जानकारी थी। ठीक है, उनको यही नहीं पता था कि ये उस समय की नहीं बल्कि उससे भी प्राचीन है, यानी कि बहुत पुरानी है। कनिंघम ने सोचा कि जो भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है, जो कि गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से होता है, इनको पता ही नहीं था कि उससे पहले भी कोई नगरीय सभ्यता थी। इन्होंने उस काल से जोड़ दिया, यानी जो गंगा घाटी के शहर जब अस्तित्व में आए थे उस समय कि ये सील है, मुहर है, ऐसा किसने माना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। लेकिन इनको नहीं पता था कि गंगा घाटी से पहले भी भारत में एक सभ्यता थी
जो कि हड़प्पा सभ्यता होती थी, और उस सभ्यता की ये मोहर है, यानी कि उससे भी प्राचीन है। ठीक है, उत्खनन तकनीक। अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा ये आ जाता है पेपर में कई बार। देखिए क्या है कि सामान्य तौर पर सबसे नीचे के स्तर पर मिली वस्तुएं जो होती है वो प्राचीन मानी जाती है, और सबसे ऊपर के स्तर पे मिली हुई चीजें जो होती है वो नवीन मानी जाती है, नई मानी जाती है। इसी से कालखंड जो है वो निर्धारित होता है। अब एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए जब इतिहासकार खुदाई करवाते हैं, तो मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, अगर उन्होंने खुदाई करवाई 5 फीट तक, तो 5 फीट तक जो भी उन्हें चीजें मिलेगी वो नवीन होगी, यानी वो ज्यादा पुरानी नहीं होगी। ठीक है, अगर वो 5 फीट और नीचे चले जाते हैं, यानी 10 फीट चले जाते हैं टोटल, तो यहाँ पे जो इनको चीजें मिलेंगी वो और ज्यादा पुरानी होगी, प्राचीन होगी। अगर वो मान लो 15 फीट नीचे चले जाते हैं, तो उनको जो चीजें वहां पे मिल रही है वो और ज्यादा प्राचीन होगी, क्योंकि जब कोई सभ्यता का पतन होता है तो वो चीजें दब जाती है, फिर उसके बाद दूसरी सभ्यता आती है, फिर उसका भी पतन होता है, वो भी चीजें दब जाती है, फिर तीसरी सभ्यता आती है, उसका भी पतन होता है तो वो भी दब जाती है। तो जितना नीचे जाएंगे ना, जितना नीचे जाएंगे उतनी ही चीजें पुरानी मिलेंगी, और जितनी ऊपर चीजें मिलती है उतनी ही वो चीजें नवीनतम होती है। यही बताया जाता है, ये एक नॉर्मल तरीका होता है। तो पूरा वस्तुओं का कालखंड जो है ना वो ऐसे ही पता लगता है कि कहाँ से वो चीज मिली है, कितनी गहराई से मिली है। ठीक है, तो ये तो उत्खनन की तकनीक हो गई। अब यहाँ पे क्या है, दो व्यक्ति है, एक जॉन मार्शल है और एक व्हीलर है। इन दोनों ने उत्खनन करवाया, खुदाई करवाई, और दोनों का खुदाई करवाने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो समझिए पहले जॉन मार्शल का क्या तरीका था। जॉन मार्शल जो है, इनको कनिंगम की तरह आकर्षक खोज करने में बड़ा इंटरेस्ट था। ये जो डेली लाइफ की जो चीजें होती है, रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, उसके बारे में जानने में बहुत उत्सुक थे। जॉन मार्शल जो है वो पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरीके से अनदेखा करते थे। स्तर विन्यास का मतलब क्या है, अलग अलग स्तर पे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिस स्तर पे जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं, जितना नीचे जाते हैं, जितना नीचे जाके हम खुदाई करते हैं, उतना ही ज्यादा हमको वो चीजें पुरानी मिलती है। तो वही इसको स्तर विन्यास वाला सिस्टम कहते हैं। तो जॉन मार्शल जो थे, ये स्तर विन्यास को नहीं मानते थे। ये कहते थे कि पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन किया जाए। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई जगह है, ये बहुत बड़ी जगह है, ये क्या करेंगे, हर जगह एक जैसी खुदाई करवाएंगे। मान लो यहाँ 2 फीट की खुदाई करवाई, तो यहाँ भी 2 फीट, 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 इस तरीके से खुदाई करवा देंगे, और जो चीजें मिलेगी उसको ये मानेंगे। ठीक है, सब जगह एक जैसी, मतलब 36 बिल्कुल खुदाई करवाना पसंद करते हैं। ये जॉन मार्शल का तरीका था, इस तरीके से ये करते थे खोज। लेकिन जो व्हीलर है, इन REM व्हीलर, इनका तरीका जो था वो बिल्कुल अलग था। देखिए ये 1944 में जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, इसके डायरेक्टर जनरल बने थे। इन्होंने उत्खनन, जो खुदाई की समस्या थी, उसका निदान कर दिया। इन्होंने एक समान 36 इकाई की जो खुदाई होती थी, जो मतलब ये वाली खुदाई थी जॉन मार्शल वाली, एक समान हर जगह खुदाई करना, उसको गलत बताया। इन्होंने बोला टीले के स्तर विन्यास के अनुसरण करने को अधिक महत्व दिया, यानी कहीं पे भी अगर टीले की खुदाई कर रहे हैं तो उसके स्तर विन्यास को देखेंगे। पहले हम खुदाई करेंगे कुछ लेवल तक, फिर जो सामान मिला उसको देखेंगे, फिर हम अगली बार उसको खुदाई और नीचे तक करवाएंगे, फिर हम उसको और नीचे तक करवाएंगे। यानी स्तर बोलते हैं इसको, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, पांचवा स्तर, इस तरीके से। तो इन्होंने इस वाले तरीके से खुदाई करवाई, तो यहाँ पे इनको जो चीजें मिलती हैं वो और ज्यादा प्राचीन मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यता। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे? क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी देवताओं को मानते थे? क्या वो धर्म को मानते थे? उनका धर्म क्या होता था? बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए, एक ये मूर्ति मिली है, आप इसे ध्यान से देखो, ये गहनों से लदी हुई मूर्ति है, इसको नाम दिया गया है मातृ देवी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। एक तो ये क्लियर हो गया। सेकंड देखो, ये एक इमेज देखो ध्यान से, इसमें एक व्यक्ति हैं जिनके सिर पे एक मुकुट है, और ये योगी की मुद्रा में बैठे हैं, यानी प्राणायाम वाली मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनको कहा जाता है आदि शिव, यानी इनको शिव माना जाता है, भगवान शिव। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग देवी की पूजा भी करते थे, ये शिव की पूजा भी करते थे, ये प्रकृति नेचर की पूजा भी करते थे। ठीक है, अंदाजा लगाया गया है, तो उसको समझते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में धर्म के बारे में जानकारी जो है वो अलग अलग स्रोतों पे आधारित है। इसके कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो चीजें मिली हैं उसके आधार पे इसका अंदाजा लगाया गया है। जैसे एक आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्ति मिली है, जिसको मातृ देवी का नाम दिया गया है। ये आप देख रहे हो, ये मूर्ति थी वो। नेक्स्ट देखो, विशाल स्नानागार जहाँ पे था, वहाँ पे कालीबंगन और लोथल से मिली हुई जो वेदियाँ थी, ठीक है, उन संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया। यानी विशाल स्नानागार जो था, जिसका इस्तेमाल विशिष्ट कार्य के लिए, पूजा पाठ के लिए किया जाता था, वहाँ पे वेदी मिली है। वेदी जहाँ पे मूर्ति वगैरह रखी जाती है, पूजा पाठ किया जाता है, यज्ञ वगैरह करा जाता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें मिली है, तो उससे अंदाजा लगाया गया कि ये लोग पूजा पाठ करते थे।
कुछ मुहर ऐसी है जिसमें अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, कुछ मुहरों में अनुष्ठान पूजा पाठ के दृश्य मिले हैं, कुछ में पेड़ पौधे उत्कीर्ण है, तो पेड़ पौधों से ना ये अंदाजा लगाया गया कि ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे। और कुछ मुहर ऐसी हैं जहाँ पे एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया, जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये वाली इमेज, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी इनको जानवरों से घिरा हुआ दिखाया जाता है, इनको ऐसा माना जाता है, अंदाजा लगाया जाता है कि भगवान शिव है और हिंदू धर्म के जो प्रमुख देवता हैं पशुपतिनाथ, ये रहे होंगे। और कुछ जगह पे शंकु के आकार के जो टुकड़े मिले हैं, इसको शिवलिंग माना गया है कि ये शिवलिंग है, लोग शिवलिंग की भी पूजा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी जो वीडियो है खत्म हो जाती है। सारे टॉपिक जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार देखनी पड़े देखो, और इसको अच्छे तरीके से समझो। नोट्स बनाना चाहो नोट्स बनाओ, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, कॉमेंट कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। इसकी PDF जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।